दोस्तों, आज की जो हमारी कहानी है वो उस कहानी में ये पहला ऐसी बार भारत के इतिहास में ऐसा हुआ था जिसमें कि एक जो पद पे रहते हुए जो प्रधानमंत्री थे उनसे हमारे ही भारत के एक पुलिस स्टेशन ने रिश्वत ले ली थी। तो ये जो कहानी है वो थोड़ी रहस्यमयी है और साथ के साथ में ऐतिहासिक है और बड़ी दिलचस्प भी है। और जो प्रधानमंत्री उस वक्त जिनसे ये रिश्वत ली गई थी वो कितने महान व्यक्ति थे, उनके चरित्र को भी दर्शाती है। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करें। उससे पहले नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप और आपके चाहने वाले एकदम स्वस्थ तंदुरुस्त होंगे। और आप देख रहे हैं वारदात क्राइम स्टोरी। मैं हैरी आप लोग का स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ते हैं। ये इटावा के उसराहार पुलिस थाना है जिसमें अगस्त 1979 के टाइम रोज़ की एक बात है जिसमें शाम का वक्त होता है। और ये जो पुलिस स्टेशन था वो बहुत छोटा पुलिस स्टेशन था और वहाँ डेली की तरह जो पुलिस वाले हैं वो बाहर पेड़ों के नीचे बेंच लगा के कुछ कुर्सियाँ डाल के अपना जो रोज़ का काम है वो कर रहे होते हैं। अब चूँकि शाम का वक्त था तो कुछ पुलिस वाले अपनी जो चेंज ओवर है, रिप्लेसमेंट है, उसका वेट कर रहे थे। कुछ पुलिस वाले अपने जो यूनिफॉर्म है उनको चेंज करके अपने घर के लिए निकलने भी वाले थे और निकल भी चुके थे। जो थानेदार साहब थे वो राउंड पे गए हुए थे, तो जो डिप्टी दरोगा साहब थे वो इंचार्ज थे उस टाइम पे उस थाने के। तभी क्या होता है कि एक जो बुज़ुर्ग किसान के वेश में एक आदमी जिसके हाथों पे मिट्टी लगी हुई होती है, पैरों पे मिट्टी लगी हुई होती है, पैरों में चप्पल नहीं है, धोती कुर्ते हैं और वो भी फटे हुए हैं, एकदम मतलब पूरी व्यथित हालत में उस थाने के अंदर एंटर करता है। अब जैसे ही ये बुज़ुर्ग आदमी अंदर घुसता है तो ये जो पुलिस वाले हैं वो पूछते हैं, हाँ बाबा कहाँ जा रहे हो। तो जो बुज़ुर्ग आदमी है वो बताते हैं कि साहब मुझे दरोगा साहब से मिलना है। तो बोले क्यों, दरोगा साहब तो राउंड पे गए हैं। बोला साहब मुझे रपट लिखवानी है। बोला रपट किस बात की लिखवानी है आपको। बोला कि पहले तो ये बताओ आप हो कौन और कहाँ से आ रहे हो, ये खेतों से सीधे आ रहे हो क्या। तो जो बुज़ुर्ग आदमी है वो बताते हैं कि देखिए साहब मैं मेरठ का रहने वाला हूँ और मैं यहाँ पे बैल ख़रीदने के लिए आया था। मैंने अपनी कुछ ज़मीन का एक टुकड़ा था उसको मैंने बेचा था, तो उससे जो पैसे इकट्ठे हुए उससे मैंने सोचा कि 2 बैल ख़रीद लूँ जिससे मैं अपनी बची हुई खेती आराम से कर पाऊँगा। तो पुलिस वाले बोलते हैं तो फिर आप पैसा लेके फिर यहाँ इटावा में मेरठ से यहाँ तक आए हो, हम कैसे मान लें, और आपके पास पैसे भी थे हम ये कैसे मान लें, सच में आपकी जेब कटी है हम ये भी कैसे मान लें। तो ऐसे बाबा रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। रिपोर्ट लिखने के लिए आपको देख के ही नहीं लग रहा कि आपके पास में पैसे होंगे, तो ऐसे रिपोर्ट नहीं लिखी जाती बाबा। अब बाबा जो हैं, जो बुज़ुर्ग आदमी हैं, वो बहुत मिन्नतें करते हैं कि साहब गरीब आदमी हूँ, प्लीज़ मेरी रिपोर्ट लिख लो, मेरा ज़मीन का टुकड़ा भी बिच गया है, मैं घर कैसे जाऊंगा, और मेरे जो पैसे हैं उनको, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मैं मर जाऊंगा अगर वो पैसे नहीं मिले तो ये जो पुलिस वाले हैं वो बोलते हैं बाबा ये इस तरीके से रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। आप जो बोल रहे हो वो मतलब उस पर पुलिस ही विश्वास नहीं कर रही तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन क्या करेगी। अब जब ये सब बातें पुलिस वाले बोल रहे होते हैं तभी पीछे से दरोगा साहब की एंट्री होती है। दरोगा साहब वापस आ चुके थे राउंड से। जैसे ही दरोगा साहब आते हैं तो ये बुज़ुर्ग आदमी जाके उनके पैरों में जाके गिर जाता है। बोला माई बाप आप ही बचा सकते हो, मेरे पूरे पैसे जो हैं वो एकदम चोरी हो गए हैं, मेरा जेब काट ली गई है और अब मैं कैसे अपने घर जाऊंगा, और मेरे जो पैसे हैं उनको ढूंढ के ला के आप दीजिए कैसे ही करके, वरना मेरा तो मतलब जीना दुश्वार हो जाएगा। मैं अपना जो घर है जैसे तैसे मैं 2-4 हज़ार रुपये और भी इकट्ठे करके लेके आया, 100-200 रुपये जिनमें मैं ब्याज पे भी लेके आया हूँ। तो अब ये होता है कि दरोगा साहब बोलते हैं अच्छा ठीक है बाबा आप बैठिए, पानी पिए और हमें पूरा मामला बताइए। तो दरोगा साहब बताते हैं, बोला मैं मेरठ से यहाँ पे बैल खरीदने आया था, तो मेले में जब मैं मतलब घूम रहा था, पशु मेला था उसमें मैं घूम रहा था। अब जब मैं घूम रहा था तो मुझे बैल 2-1 बैल दिखे, तो मैं जो जेब में जैसे ही हाथ डाला तो मेरी जेब पूरी फटी हुई थी। अब दरोगा साहब ने अपनी जो कुर्ता है, कुर्ते की जो जेब है जो फटी हुई थी वो बाहर निकाल के इनको दरोगा साहब को दिखा दी। बोला साहब ये देखो। अब दरोगा साहब भी सेम जैसे पुलिस वाले बोल रहे थे उसी बात को बोलने लग गए। बोला बाबा आपके चेहरे से नहीं लगता कि आपके पास में इतने पैसे भी होंगे।
और अब तो ऐसे लग रहा है कि जैसे खेत से उठ के अब यहाँ पुलिस को परेशान करने आ गए हो, ऐसे नहीं रिपोर्ट लिखी जाती है, चलो भगो यहाँ से। अब बाबा बड़े मतलब जो बुज़ुर्ग आदमी हैं बड़े चिंतित, और जाके एकदम मायूस सी शक्ल लेके और थाने के एक कोने में जाके बैठ जाते हैं और इंतज़ार करते रहते हैं कि शायद इनका मन पिघले। तभी जो एक पुलिस वाला है वो बाबा के पास जाता है, बुज़ुर्ग आदमी के पास में जाके बोलता है, बाबा आपकी रिपोर्ट लिख लेंगे हम। अब जो बुज़ुर्ग आदमी है उसके चेहरे पे एकदम मुस्कान वापस आ जाती है, वो एकदम आनंदित तो उठता है, बोला कि बढ़िया है, चलो किसी को तो मेरी मतलब जो दशा है उस पर रहम आया। तभी पुलिस वाला बोलता है, पर बाबा रिपोर्ट लिखने के लिए कुछ खर्चा पानी लगेगा। तो अब इधर जो जितनी भी मुस्कान उस बुज़ुर्ग चेहरे पे जैसे ही आई थी वो पूरी एकदम से गायब हो जाती है। अब बुज़ुर्ग व्यक्ति बोलता है कि साहब एक बात बताइए, मेरी खुद की जेब कट गई है, मेरे घर जाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आपको खर्चे पानी के लिए पैसे कहाँ से दूंगा। अब वो बोलता है, जो पुलिस वाला है सिपाही जो रहता है वो बोलता है कि नहीं बाबा खर्चा पानी तो लगेगा। अब ये जब आपस में बातें चल रही होती हैं तभी ये डील फाइनल होती है कि भाई 35 रुपये में हम बाबा की कंप्लेन लिखेंगे, मतलब रिपोर्ट लिखेंगे। ये जो सिपाही है वो दरोगा साहब के पास में बुज़ुर्ग व्यक्ति को लेके जाता है, बोला साहब सौदा तय हुआ, 35 रुपये बाबा देने के लिए राज़ी हैं, अब इनकी रिपोर्ट लिख लीजिए। तो बोला ठीक है, बाबा बैठ जाइए। उनको बिठाया जाता है, बोला बताइए अब क्या क्या हुआ था। इधर वो जो पुलिस वाला है वो लिखने लग जाता है कि अच्छा ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। तो रिपोर्ट लिखने का सिलसिला पूरा चल रहा होता है, एकदम रिपोर्ट धीरे धीरे रिपोर्ट भी ख़त्म हो जाती है, मतलब पूरी लिख जाती है। अब चूँकि वादी है वो साइन करेगा या फिर अंगूठा लगाएगा, और वो जो था वो एक ग्रामीण इलाके में उसरारा जो पुलिस स्टेशन था वो ग्रामीण इलाके में था, तो ज़्यादातर जो जनता थी वो अंगूठा लगाया करती थी। और पहली बात तो वहाँ पे इतनी कंप्लेंट भी रजिस्टर नहीं हुआ करती थी। अब वहाँ पे बेंच पे जो स्टाम्प पैड है वो पड़ा हुआ था, तो पुलिस वालों ने स्टाम्प पैड बाबा की तरफ बढ़ाया। अब जैसे ही पुलिस वालों ने ये स्टाम्प पैड बाबा की तरफ बढ़ाया तो बाबा बोले नहीं साहब, मैं ये अंगूठा नहीं, मैं सिग्नेचर करूँगा। तो पुलिस वाले चौंक गए। अब चौंक गए तो पुलिस वालों ने बोले ठीक है, पढ़ा लिखा हो सकता है। तो उन्होंने पेन बाबा की साइड आगे बढ़ाया, बाबा ने पेन उठा के सिग्नेचर कर दिए। सिग्नेचर करने के बाद में अब ये बुज़ुर्ग व्यक्ति उस स्टाम्प पैड की तरफ बढ़ता है। तो इधर पुलिस वाले समझ ही नहीं पा रहे कि ये हो क्या रहा है, वो साइन भी कर रहा है, अब ये अंगूठा भी लगाएगा। तो पुलिस वाले उसको रोक पाते जब तक बाबा जो है वो स्टाम्प पैड तक पहुंच चुके थे, और उन्होंने स्टाम्प पैड खोल दिया था। इधर अपने दूसरे हाथ से अपने एक कुर्ते में, वही मैले कुचले कुर्ते में हाथ डाल के एक मोहर बाहर निकाली। अब जैसे ही ये मोहर बाहर निकाली तो पुलिस वाले दंग रह गए, बोले ये कौन है, इसके पास में ये मोहर कहाँ से आई। वो कुछ भी समझ पाते उससे पहले बाबा ने स्टाम्प पैड पे मोहर मारी, और इधर अपनी जो रपट है उसके नीचे भी, अपने सिग्नेचर के नीचे वो स्टाम्प पैड मार दी, और जो अपनी रिपोर्ट है वो दरोगा साहब को बढ़ा दी। अब जब दरोगा साहब पहले ही मतलब एकदम व्यथित हो रखे हैं कि पता नहीं कौन है ये आदमी, अभी तक तो हम इसे एक गरीब किसान समझ रहे थे, ये स्टाम्प पैड मोहर लेके घूम रहा है अपनी, तो उनकी तुरंत निगाह वो जो सिग्नेचर और जो मोहर है उस पर गई। तो सिग्नेचर थे, उसके नीचे लिखा हुआ था चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री भारत सरकार। जब ये दरोगा साहब ने पढ़ा तो दरोगा साहब के जो पैरों तले जो ज़मीन थी वो खिसक जाती है, और पूरे थाने में हड़कंप मच जाता है। अब जितने भी आला अधिकारी इस थाने के, मतलब जो इटावा के आसपास के जितने भी आला अधिकारी जो भी सुनते हैं वो दौड़ के इस छोटे से थाने में भाग के आ जाते हैं, और ये छोटा सा थाना अब छावनी बन चुका था। इधर चौधरी चरण सिंह वही अपने उसी अंदाज में एक पेड़ के नीचे आराम से बैठे हुए हैं, हर कोई पुलिस वाला आ रहा है, आके सलूट मारता है, फिर अंदर जाता है क्या कहानी है क्या नहीं है ये जानने के लिए। इधर कुछ देर बाद में ये जो चौधरी चरण सिंह जी हैं इनका काफ़िला आ जाता है। तो होता है कि ये जब जा रहे होते हैं, जाते जाते जो आला अधिकारी हैं उनको इंस्ट्रक्शन दे के जाते हैं कि ये पूरे थाने को सस्पेंड कर दीजिए। तो पूरा थाना जो है वो सस्पेंड हो जाता है। तो एक्चुअली में हुआ क्या था कि चौधरी चरण सिंह क्यों ऐसे एकदम से इस थाने पे उठ के आ गए, क्या हुआ। एक्चुअली में चौधरी चरण सिंह जो थे उनको
जो बहुत महान नेता थे वो एक्चुअली में, वो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं, यूपी के सीएम भी रहे हैं, और वो एक बहुत तगड़े नेता थे और ये जनता के बीच से निकले हुए किसान नेता थे, जाट नेता थे। तो चौधरी चरण सिंह जब सीएम थे यूपी के तब भी, और जब प्रधानमंत्री थे तब भी, वो जब भी अपने गांव जाते थे तो लोगों में यानी किसानों में बैठते थे और हर आदमी को नाम से जानते थे वो। तो ज़्यादातर ये रिपोर्टें आ रही थी कि साहब ये इटावा के पास में ये जो उसरारा पुलिस स्टेशन है, इसके रिगार्डिंग किसी ने बताया था कि इसमें कोई भी रिपोर्ट लिखाओ तो आपको एक रिश्वत जो है वो देनी पड़ती है। अब क्या हुआ, जैसे ही जुलाई में ये जो चौधरी चरण सिंह जी हैं, ये जब प्रधानमंत्री बने तो जनता पार्टी की लहर थी उस टाइम पे, और जनता पार्टी के साथ में जो इंदिरा गांधी हैं उन्होंने अपना समर्थन दिया, जनता पार्टी की सरकार बन गई, जिसमें चौधरी चरण सिंह जी और 5वें जो प्रधानमंत्री के तौर पे उन्होंने शपथ ली। शपथ लेने के तुरंत बाद चौधरी चरण सिंह जी का जो दौरा था वो यूपी का था, और यूपी में भी स्पेशली ये इटावा का। तभी उन्हें, जब वो मुख्यमंत्री थे उस टाइम पे, उनको जो कंप्लेंट की गई थी कि साहब ऐसे ऐसे ये जो उसरा थाना है इसमें जो उसकी रिश्वत की घटनाएं होती हैं, तो चौधरी चरण सिंह को जैसे ही ये क्लिक किया तो उन्होंने अपने काफ़िले को बोला कि तुम एक काम कीजिए, मुझे किसी सुनसान से एरिया में उतार दीजिए और वहाँ से मैं इसमें जो औचक निरीक्षण के लिए जाता हूँ। तब फिर उन्होंने रास्ते में किसी किसान से कपड़े मांगे और कपड़े लिए, उन पे मिट्टी विट्टी लगाई, चप्पलें उतार के अपने उसी काफ़िले में छोड़ दी और ऐसे वेश में चले गए थे। तो पहले हुआ करता था कि कोई राजा प्रजा में ये जानने के लिए वेश बदल कर जाया करता था कि मेरी जो प्रजा है वो किस तरीके की मतलब समस्या से गुजर रही है, क्या मेरी जो प्रजा है उसको झेलना पड़ रहा है। जब वो उस यात्रा से यानी वेश बदल के की गई यात्रा से वापस आते थे तो फिर वो जो एक्शन थे वो लिया करते थे कि हाँ अब मुझे ये करना है। तो ऐसे थे हमारे चौधरी चरण सिंह, जो कि एक महान नेता थे। और आपको अगर याद हो तो उन्होंने ही जो किसानों पे जो ये ट्रैक्टर है उस पे जो टैक्स लगता है उसको टैक्स फ्री कराया था। किसान का ट्रैक्टर आज भी टैक्स फ्री है, उनकी ही बदौलत। तो आज की जो चौधरी चरण सिंह जी से रिलेटेड जो हमारी ये कहानी थी थोड़ी ऐतिहासिक थी, और आज की हमारी कहानी में इतना ही। परंतु मुझे अभी एक दूसरी कहानी याद आ रही है जिसमें कि जो पुलिस अगर भ्रष्ट हो तो किस हद तक जा सकती है। तो होता क्या है कि एक पुलिस स्टेशन रहता है, उसके बगल में एक नाई की दुकान रहती है। अब जो दरोगा साहब हैं वो हर बार मतलब नाई पे ही अपने बाल जो हैं वो बनवाया करते थे। तो और जब भी ये दरोगा साहब नाई पे बाल बनवाने जाएं तो नाई पूछे उनसे कि साहब ये बताइए ये जो पुलिस है वो रस्सी का सांप कैसे बनाती है। तो दरोगा साहब मुस्कुराएं और फिर नज़रअंदाज कर दें बात को। अब इधर ये जो नाई है वो हर बार इनसे यही बात पूछ रहा है। तो एक दिन दरोगा साहब थोड़े चिढ़ गए और उन्होंने बोला क्या यार तुम मतलब एक ही बात के पीछे पड़ जाते हो। दरोगा साहब नाई डर गया कि दरोगा साहब गुस्से में हैं, तो नाई चुप हो गया। अब दरोगा साहब वहाँ से चले जाते हैं। तभी कुछ देर बाद में कुछ पुलिस वाले नाई की दुकान पे आते हैं और बोलते हैं कि तुम जो हथियार है उसका तस्करी किया करते हो। अब नाई ये सब सुनता है, डर जाता है, बोला नहीं साहब मैं गरीब आदमी हूँ, मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं करता। अब जब पुलिस वाले, उनमें से ही एक पुलिस वाला क्या करता है, एक मतलब जंग खाया हुआ कट्टा लाके उस नाई की दुकान में छुपा देता है और फिर बाद में वही उसको ढूंढ के ले आता है और फिर लाके बोलता है देखो ये रहा कट्टा, तो तुम तो हथियारों की तस्करी करते हो। अब जब ये सब नाई सुनता है तो नाई के पैरों के तले ज़मीन खिसक जाती है। नाई के काटो तो खून नहीं। अब नाई बोलता है कि देखो साहब जो दरोगा साहब हैं वो हमारे यहाँ पे ही बाल बनवाने आते हैं, उनसे आप पूछ लो मैं कितना गरीब आदमी हूँ, मैं बस बाल बना के अपना जो गुजारा करता हूँ, मेरा इस सब से कोई लेना देना नहीं है। तो जो पुलिस वाले हैं वो बोलते हैं कि अच्छा तुम दरोगा साहब की हमें धौंस दे के हमें डराना चाहते हो, चलो तुम्हें थाने लेके चलते हैं। ये उसको थाने लेके आ जाते हैं। थाने में आते ही जो ये नाई है वो दरोगा साहब के पैरों में गिर जाता है। बोला दरोगा साहब माई बाप हो आप, बचा लीजिए मुझे, ये कट्टे के जुर्म में मेरे को अंदर कर रहे हैं। तो दरोगा साहब बोलते हैं देखो मैं तुम्हें जानता भी हूँ, मुझे पता भी है तुम ऐसा काम नहीं कर सकते हो, परंतु अब तुम्हारी दुकान में कट्टा मिल ही गया है तो केस तो बनेगा, केस बनेगा तुम जेल भी जाओगे। अब जो नाई है वो बोलता है कि साहब आप बचा सकते हो मेरे को, कुछ भी करो आप।
तो दरोगा साहब बोलते हैं कि देखो ये जो नीचे वाले हैं मेरे, ये थोड़े बेकार आदमी हैं, मैं चाहूँ तो तुम्हें ये कट्टे को छुपा के और तुम पे कोई केस ना बनवाऊँ, परंतु समस्या क्या, मैं अगर ऐसा करूँगा तो ये जो नीचे वाले हैं वो मेरी ऊपर आला अधिकारियों से मेरी कंप्लेन कर देंगे, तो इसलिए क्या है आपको 20,000 रुपये इनको देने पड़ेंगे, तो ये मामला शांत हो जाएगा, आपको जेल नहीं जाना पड़ेगा। अब जब ये नाई सुनता है तो नाई तुरंत मतलब हाथ जोड़कर दरोगा साहब के सामने खड़ा हो जाता है। बोला, दरोगा साहब आप बताओ, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं जैसे तैसे अपने घर का खर्चा चला रहा हूँ, आप ही बताइए मैं कहाँ से पैसे का इंतज़ाम करूँगा। तो दरोगा साहब बोलते हैं, देखो अब तुम्हें जेल नहीं जाना है तो ये तो करना पड़ेगा। जब ये नाई सुनता है तो नाई एकदम से नाई फिर सोचता है कि अब चलो ठीक है, करना ही पड़ेगा, तो वो अपने घर जाता है और जाके अपनी माँ के जो गहने होते हैं उन गहनों को लेके आता है और एक सुनार की दुकान पे जाके उसको बेच देता है। सुनार से 20,000 रुपये लेता है, इधर दरोगा जी को जाके दे देता है। जब दरोगा जी को ये 20,000 रुपये दिए जा रहे थे तभी दरोगा जी बोलते हैं कि इसने, अच्छा ये पैसे कहाँ से लेके आए तुम? तो बताता है कि भाई मैंने अपने माँ के जो गहने हैं वो बेच दिए, अब ये पैसे इकट्ठे किए हैं, अब मुझे प्लीज़ मतलब क्षमा कीजिए, माफ़ कीजिए और मुझे जाने दीजिए। तो बोलता नहीं, आप पुलिस वालों को बोलता है दरोगा कि एक काम कीजिए, इसके हथकड़ी लगाइए और इसको जीप में बैठाइए। अब इधर नाई को समझ में ही नहीं आ रहा है, पुलिस वाले आते हैं, हथकड़ी लगाते हैं, नाई को जीप में बैठा के और तभी दरोगा साहब बोलते हैं किसको, नाई को, कि बताइए कहाँ पे तुमने ये जो जेवर हैं वो कहाँ बेचे थे। तो इनको बैठा के लेके जाता है और ले जाके नाई बताता है कि साहब देखो ये ज्वेलरी शॉप है, यहाँ पे मैंने बेचे हैं। तो ये इसको गाड़ी में ही छोड़ के नाई को ये चले जाते हैं उसी ज्वेलरी शॉप में। बोलते हैं कि हमें ऐसी सूचना मिली है कि तुम चोरी के जो जेवर हैं उनको ख़रीदते हो। अब इधर सुनार जो है उसके काटो तो खून नहीं कि ये क्या बोल रहे हैं। बोला, नहीं साहब मैं ऐसा काम नहीं करता साहब, मैं तो एकदम बढ़िया काम करता हूँ। तो बोला, देखो अभी तुम्हें एक बंदा जेवर बेच के गया है और वो चोर है, देखो वो बैठा उसमें जीप में। अब जब सुनार उसको देखता है तो सुनार भी दिखता है, सोचता है कि हाँ यार ये तो अभी जेवर बेच के गया, अच्छा साहब ये चोर है क्या? बोला, अच्छा से कुछ नहीं चलेगा, तुम्हें जेल जाना पड़ेगा और वो जेवर दो वापस। सुनार वो जेवर वापस दे देता है। अब तभी सुनार दरोगा साहब के सामने गिड़गिड़ाने लग जाता है। बोला, साहब कैसे ही करके आप ही बचा सकते हैं हमें। तो बोला, ठीक है 1 लाख लगेगा। अब इधर जो सुनार है उसके पास में कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो अपनी तिजोरी से जाके 1 लाख रुपए निकाल के ले आता है। अब दरोगा साहब वापस आते हैं, जीप में बैठते हैं, थाने में लेके जीप आ जाते हैं। तो उसके बाद में जो सुनार से उसके जो नाई के जो माँ के जो जेवर थे उनको लेके वापस नाई को दे देते हैं। बोला, नाई ये पकड़ो तुम्हारी माँ के जेवर, और अब जो 20,000 तुम उससे लेके आए थे सुनार से वो भी हमारे, और जो हम 1 लाख लेके आए हैं उससे सुनार से वो भी हमारे। तो अब समझ में आया आपको कि जो पुलिस है वो रस्सी का सांप कैसे बनाती है। तो जो नाई है वो दोनों हाथ जोड़ता है, बोलता है साहब मैं बिल्कुल समझ गया, अब मैं ऐसी कोई भी आपसे सवाल नहीं करूँगा, मैं सब समझ भी गया, देख भी लिया मैंने। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की ये रस्सी का सांप बनाने वाली कहानी, साथ में चौधरी चरण सिंह जी जैसे व्यक्तित्व की कहानी, ऐतिहासिक कहानी। तो आपको ये दोनों कहानियाँ कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और साथ के साथ अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, सो दैट आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत पहले मिलती रहेगी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कल शाम 6 बजे। नमस्कार।